नमस्कार, मैं पुष्पा एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपका अपने YouTube चैनल टीचिंग माइलस्टोन पे। इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं जीन पियाजे की थ्योरी। जीन पियाजे की थ्योरी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि एग्जाम में हर साल टीचिंग का कोई भी एग्जाम हो उसमें आपको 2 से 3 क्वेश्चन इससे रिलेटेड देखने को मिलते हैं। तो इसीलिए हमें जो भी ये थ्योरीज हैं जीन पियाजे के अलावा भी 2-3 थ्योरी और है जो हमें बहुत अच्छे से पढ़नी है और उसको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्लियर करके चलना है। हमें उसको क्लासरूम एनवायरनमेंट से भी कनेक्ट करते हुए चलना है कि किस तरीके से बच्चों में डेवलपमेंट होती है। तो अलग अलग जो थ्योरीज हैं वो अलग अलग डेवलपमेंट को शो करती है। तो जो हमारी थ्योरी है वो जीन पियाजे की हमें यह बताती है कि बच्चों में जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है वो किस तरीके से होता है। जीन पियाजे स्विट्जरलैंड के निवासी थे और एक साइकोलॉजिस्ट थे और इन्होंने ही सबसे पहले मानसिक विकास की विभिन्न अवस्थाओं को जानने के लिए एक रिसर्च की थी। उसी के रिगार्डिंग ये थ्योरी है और उन्होंने अपने कुछ सिद्धांत प्रस्तुत किए थे। इनकी रुचि ये जानने में थी कि बच्चों में बुद्धि का विकास किस तरीके से होता है, इसलिए इन्होंने ये प्रयोग शुरू किया करना, इसीलिए इन्होंने ये रिसर्च की क्योंकि उनको ये जानना था कि बच्चा में जो बुद्धि का विकास है वो किस तरीके से होता है, बच्चा कैसे सीखता है। और इन्होंने अपने ही बच्चों को खोज का विषय बनाया था। जो इनके अपने बच्चे थे उनकी ही इन्होंने रिसर्च की थी, उनकी ही मेंटल लेवल को जांचा कि किस तरीके से वो बड़े हो रहे हैं और बड़े होते होते हर एक अवस्था में किस तरीके की वो चीजें सीखते हुए जाते हैं, कैसे उनके मानसिक विकास में बदलाव आता जाता है। जीन पियाजे अपने रिसर्च के दौरान जब वो अध्ययन कर रहे थे मानसिक विकास की अवस्थाओं का, तो उन्होंने बहुत बारीकी से अपने बच्चों का अध्ययन किया और हर प्रकार के परिवर्तनों को जो भी उनके मानसिक विकास के अनुसार बच्चों में हो रहे थे उनको वो नोट करते गए। उसी के आधार पर उन्होंने अपने कुछ विचार प्रस्तुत किए और उन्हीं विचारों को आज मानसिक या संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। के अलावा जीन पियाजे ने यह भी बताया कि जो बुद्धि का विकास है वो जन्म के साथ जुड़ा हुआ होता है, यानी बच्चे में बुद्धि का विकास जन्म के समय से ही शुरू हो जाता है। जब बच्चा जन्म लेता है तो तब से ही उसमें कुछ जन्मजात प्रवृत्तियां, कुछ योग्यताएं देखने को मिलती हैं। वो कुछ क्रियाएं करता हुआ हमें दिखाई देता है, जैसे उसका देखना, किसी वस्तु को पकड़ने की चेष्टा करना, दूध पीना, रोना, इस तरीके की जो क्रियाएं हैं वो हमें देखने को मिलती है। और इसके अलावा जो उन्होंने कहा वो ये कि जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है वैसे वैसे उसकी बौद्धिक विकास की जो बौद्धिक क्रियाएं हैं उसका दायरा बढ़ता जाता है, यानी बच्चा पहले बहुत कम चीजों को जानता है, फिर धीरे धीरे वो नई नई चीजों को सीखता हुआ जाता है। इस तरीके से बच्चे की जो विकास की प्रक्रियाएं हैं वो बढ़ती जाती हैं। जीन पियाजे ने अपनी इस थ्योरी में 4 प्रकार की मानसिक विकास की अवस्थाएं बताई हैं जिसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। उसमें सबसे पहले आता है हमारा इंद्रिय जनित गामक विकास की अवस्था। इंद्रिय जनित गामक विकास की अवस्था यानी सेंसरी मोटर स्टेज। इसको अगर हम सेपरेट करके देखें यानी हम इसको संधि विच्छेद करें तो इंद्री से मतलब है इसका सेंसेस की बात कर रहा है, जिसमें ये सेंसेस पे बेस्ड होता है। ये डेवलपमेंट हमारा सारी चीजें सेंसेस पे बेस होकर हमारी डेवलप होती हैं और ये कब से कब तक रहती है, 0 से 2 वर्ष की अवस्था तक ये चलती है। इसमें देखा जाता है कि बच्चों में जो भी मानसिक क्रियाएं हैं उसको बताने का तरीका क्या होता है, इंद्रिय जनित गामक क्रियाएं जो होती हैं उसके रूप में इसको व्यक्त किया जाता है। यानी जो भी बच्चे के मन में है, यानी जो भी उसको नीड है मानसिक रूप से या फिर शारीरिक रूप से, उसको वो कैसे व्यक्त करता है, वो अपनी इंद्रियों के द्वारा, इंद्रिय जनित गामक विकास के द्वारा वो उसको व्यक्त करता है। जैसे बच्चे को जब भूख लगती है तो वो उसको रोकर बताता है, या फिर उसको कोई वस्तु चाहिए तो वो उसको दिखाकर बताता है कि उसको वो वस्तु चाहिए। बच्चों में क्योंकि इधर भाषा का अभाव पाया जाता है इसीलिए ऐसी चीजें होती हैं। अगर बच्चों को भाषा का ज्ञान अगर हो जाए इस अवस्था में तो बच्चे जो हैं वो अपनी बातों को बोल करके बता सकते हैं, कह सकते हैं। लेकिन क्योंकि बच्चों में भाषा विकास नहीं हुआ है तो वो मेनली हर चीज को वो इशारों में बताते हैं या फिर अपनी इंद्रियों का प्रयोग करके वो उस चीज को एक्सप्रेस करते हैं कि उनको किस चीज की नीड है। बच्चा अपने आसपास का जो वातावरण है उसको जानता कैसे है, इंद्रिय जनित जो उसकी गामक क्रियाएं हैं, यानी अपनी इंद्रियों से जो भी उनका मोटर डेवलपमेंट है अपनी शारीरिक क्रियाओं से और उससे एक्सपीरियंस करके जानता है बच्चा धीरे धीरे।
जैसे जब आप देखेंगे कि जब बच्चा चलना शुरू करता है और उसके पास में अगर एक कैंडल रखी हुई हो और उसको मना किया जाए कि नहीं पास में मत जाओ, तो भी वो जाके उस कैंडल को पहले छुएगा, तब जाके उसको समझ आएगी कि उसको मना क्यों किया जा रहा था या फिर जलना क्या होता है। तो उसके बाद वो नहीं जाएगा, क्योंकि अब उसकी सेंसेस को वो उसने फील कर लिया है और उसका एक्सपीरियंस हो गया है, यानी वो अपने इंद्रिय यानी वो अपने इंद्रिय जनित गामक क्रियाओं के द्वारा जो भी उसकी सेंसरी मोटर डेवलपमेंट है उसके थ्रू एक्सपीरियंस करके वो चीज़ों को जानना शुरू करता है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि जो भी चीज़ें हमने अभी तक पढ़ी है वो सारी की सारी ही चीज़ें आगे आगे जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे चीज़ें एक दूसरे से कनेक्टेड है, यानी जितना ज़्यादा हमें बेसिक चीज़ें क्लियर होती हैं उतना ज़्यादा हम अच्छे से आगे की चीज़ों को समझ पाते हैं, यानी हर चीज़ें एक दूसरे से रिलेटेड है। यानी हम ये ना सोचें कि कुछ भी चीज़ ऐसा है जो हम छोड़ सकते हैं या फिर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। पेडागोजी में ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपको इम्पोर्टेंट नहीं मिलेगा। चलिए आगे बात करते हैं। उनके लिए जो वस्तुएं हैं उनका अस्तित्व तब तक ही होता है जब तक वो उनके सामने रहती है। जैसे आपने देखा होगा जब छोटे बच्चों को खिलाते हैं तो वो किसी चीज़ को लेके खेल रहे होते हैं, आप उनके हाथ से उनको ले ले और उनको कहें कि उस चीज़ को कौवा ले गया, चिड़िया ले गई, तो उसको मान लेते हैं, जबकि ऐसा नहीं होता। उस चीज़ को छुपा लिया गया होता है कुछ समय के लिए, लेकिन बच्चों को लगता है कि उस चीज़ का अस्तित्व अभी खत्म हो गया। यानी बच्चा किसी भी चीज़ के लिए तभी उस चीज़ को समझ पाता है जब उसके सामने कोई वस्तु रहती है। लेकिन 2 वर्ष की जब समाप्ति होने लग जाती है, यानी बच्चा जब 1.5 साल की से ऊपर हो जाता है, तो जब ये अवस्था समाप्त होने लगती है तब बच्चे को समझ आने लग जाता है कि कोई भी वस्तु छुपाई गई है, ना कि उसको चिड़िया या फिर कौवा लेके चला गया है। तो इस तरीके की जो चीज़ें हैं उसको समझ आने लगती है कि कोई भी वस्तु है उसका अपना एक स्थायी अस्तित्व होता है। यानी हर वस्तु अपना एक स्थायी अस्तित्व रखती है, हर एक व्यक्ति अपना एक स्थायी अस्तित्व रखता है। और इसके अलावा जो लास्ट पॉइंट है इसमें कि बालक की बुद्धि का ज्ञान उसके द्वारा किए गए कार्यों से पता चलता है। जैसे आप देखते होंगे कि कुछ बच्चे की जो क्रियाएं हैं वो बहुत ही अलग होती हैं। जैसे इसमें बहुत एक नॉर्मल सा एग्जाम्पल हमें देखने को मिलता है बहुत सी बुक्स में लिखा हुआ, कि अगर बेडशीट पे आपने अपनी डेली लाइफ में बच्चों को भी देखा होगा कि अगर बेडशीट पे अगर कोई खिलौना रखा है या फिर कोई सामान रखा है और उनको लेना है वो, तो उसको लेने के लिए वो क्या करेंगे, उस बेड शीट अगर वो उस खिलौने तक नहीं पहुंच पा रहे हैं तो उस खिलौने को लेने के लिए बेड शीट को वो खींचेंगे और उसको अपने पास तक ले आएंगे। अगर जो बच्चा इस तरीके की क्रियाएं करता है, इसके अलावा और भी बहुत सी क्रियाएं होती हैं जो बच्चे के बिहेवियर में हमें देखने को मिलती है, जिससे हमें लगता है कि इस एज का बच्चा शायद ही कोई ऐसा हो कि कर सकता है, और कुछ बच्चों में ऐसी चीजें देखने को मिलती हैं हमें, तो उसके अकॉर्डिंग हम उसकी बुद्धि का जो है ज्ञान लगा सकते हैं कि इसकी जो बुद्धि है वो कितनी ज़्यादा है या कितनी कम है। कई बार बच्चे बहुत नॉर्मल सी चीज़ों को भी नहीं कर पाते हैं, उनको डिफ़िकल्टी फ़ील होती है, तो इस तरीके की जो क्रियाएं हैं वो बच्चों के बुद्धि के बारे में हमें अच्छे से क्लियर करती हैं। हमारी स्टेज आती है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, प्री ऑपरेशनल स्टेज। ये अवस्था होती है हमारी 2 से 7 वर्ष की, और इस अवस्था में हमें कुछ मेजर चेंजेस बच्चों के अंदर देखने को मिलते हैं। उसमें सबसे पहला जो परिवर्तन हमें देखने को मिलता है वो है भाषा का विकास। भाषा का विकास बच्चे में शुरू हो जाता है और अब वो अपनी किसी भी चीज़ के लिए अपनी इंद्रियों पर डिपेंड नहीं होता सिर्फ, और किसी भी चीज़ को इशारा करके नहीं बताता कि उसको कोई चीज़ चाहिए। अब उसकी अभिव्यक्ति का माध्यम भाषा बन जाती है, ना कि गामक क्रियाएं। बच्चा इस अवस्था में वस्तुओं में भेद करना और उनको पहचानना शुरू कर देता है कि कोई भी वस्तु किस प्रकार की है और कैसी दिखने में अगर कैसी है और फिर दूसरी वस्तु से कैसी अलग है, इस तरीके से वो चीज़ों में भेद करना शुरू कर देता है। उसमें अवधारणाओं का निर्माण होने लग जाता है, उसमें कंसेप्ट फॉर्मेशन की जो प्रोसेस है वो शुरू हो जाती है। जैसे अगर हम बच्चे को बता रहे हैं कि अगर सेब दिखा के कि ये देखो ये सेब होता है, रेड कलर का होता है, तो बच्चे के अंदर वो अवधारणा एक डेवलप हो गई है। और इसके अलावा जब बच्चा इसको चख लेता है तो अब वो हर एक लाल वस्तु और गोल वस्तु को देख के ये नहीं कहेगा कि ये सेब है, हर एक फल को देख के, लेकिन जब उसको स्वाद उसका पता होगा तो उसको ये समझ आ जाएगा कि जो सेब है उसका स्वाद कैसा होता है, और उसको उसके रंग और आकार के साथ वो कनेक्ट करना शुरू कर देता है। यानी वो धीरे धीरे चीज़ों पे आता है। उसका जो कंसेप्ट फॉर्मेशन की जो ये प्रक्रिया होती है वो शुरू में दोषपूर्ण होती है और बाद में इसमें सुधार देखने को मिलता है। बच्चे में हर एक वस्तु को और जीव को समूह में बांटने की जो प्रक्रिया है वो भी शुरू हो जाती है। यानी जो भी वस्तु अपने सामने देखता है उसको वो
अलग से कैटेगराइज करना शुरू कर देता है, यानी जो भी जीव देखता है, कुछ भी चीज देखेगा उसको वो कैटेगराइज करना शुरू कर देगा। जैसे पहले जब बच्चा शुरू शुरू में जब सीखता है तो वो पहले सभी को पापा कह के या फिर मम्मी कह के वो बुलाना शुरू करता है। और उसके अलावा जब जानवरों की बात करें तो अगर कोई उसको दिखाए और कहे कि ये है कुत्ता और इसके 4 पैर होते हैं डॉगी के, और तो उसको लेकिन ये नहीं बताए कि इसके जैसे और भी जानवर हैं, तो बच्चे को हर एक जानवर उस समय पे, क्योंकि उसके सामने सबसे पहले वो डॉगी ही आया है और 4 पैर हैं उसके, तो इसीलिए बच्चे में कंसेप्ट क्या बन जाता है कि जो भी इस तरीके का जीव है जिसके 4 पैर हैं और इस तरीके से देखने में लगता है वो क्या है, वो कुत्ता है। यानी अगर वो गाय को भी देखेगा तो वो उसको किससे कंपेयर करेगा, डॉग से कंपेयर करेगा, या फिर उसको शेर भी दिखाएंगे तो उसको देख के बोलेगा, बिल्ली को देख के कि ये डॉगी है। तो जब तक उसको ये बताया नहीं जाएगा तब तक वो चीज़ों में भेद करना शुरू नहीं कर पाता है। तो इस तरीके से उसके जो है चीज़ों में वो समूह में बांटता हुआ चलता है, धीरे धीरे जो उसका प्रोसेस है वो आगे बढ़ता हुआ जाता है। इस प्रकार की जो भी भ्रांतियां होती है वो 5 वर्ष की अवस्था आने तक वो भ्रांतियां बच्चों के अंदर से दूर होना शुरू हो जाती है। बच्चे चीजों में अच्छे से भेद करना शुरू कर देते हैं, वो अच्छे से पहचानने लग जाते हैं लोगों को, अलग अलग चीजों को। और जैसे उनको पता होता है कि उनकी बुआ दादी कैसे हैं, या चाचा चाची कौन है, कुत्ता या फिर बिल्ली में फर्क क्या है, इस तरीके की चीजें वो सीख जाते हैं। लेकिन बच्चों में प्रारंभिक के जो वर्ष होते हैं इनमें सजीव और निर्जीव वस्तुओं में वो भेद करने की क्षमता नहीं रखते हैं, यानी उनको नहीं पता है कि सजीव वस्तु किस प्रकार की होती है और एक निर्जीव वस्तु किस प्रकार की होती है, उनमें क्या भेद होता है। जैसे आपने देखा होगा कि छोटे बच्चों को जब चोट लगती है तो चोट लगने पे वो फर्श को ही मारते हैं, अगर दरवाजे से लग रही है तो दरवाजे को मारेंगे, जमीन पर गिर गई है तो उसको वो मारने लग जाते हैं, या फिर अपने बड़ों को कहेंगे कि आप इनको पीटो, उन्होंने हमें पीटा है। तो इस तरीके से वो करने लग जाते हैं अपने सेटिस्फेक्शन के लिए। और इसके अलावा जैसे जब बच्चे खिलौने से खेलते हैं तो उसको अलग अलग चीजें करना, जैसे उसको नहलाना, अपने खेल खेल में उसको दूध पिलाना, खाना खिलाना, सुलाने जैसी क्रियाएं हमें देखने को मिलती है कि बच्चा करता हुआ मिलता है। इससे पता चलता है कि बच्चे में सजीव और निर्जीव का जो कंसेप्ट है अभी, लिविंग और नॉन लिविंग थिंग का, वो कंसेप्ट अभी फॉर्मेशन नहीं हुआ है, वो बच्चा अभी नहीं सीख पाया है कि सजीव और निर्जीव वस्तुएं किस तरीके की होती हैं। अब जैसा कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं इस स्टेज के बारे में कि ये अवस्था जो है 2 से 7 वर्ष की अवस्था होती है। तो जब अवस्था समाप्त होने लग जाती है तो उस समय पे धीरे धीरे सजीव और निर्जीव वस्तुओं का जो भेद है बच्चों को वो समझ आने लग जाता है कि सजीव वस्तुएं कैसी होती हैं, उनकी क्या विशेषताएं होती हैं, और निर्जीव वस्तुएं किस तरीके से सजीव वस्तुओं से अलग होती है। इसके अलावा बच्चों में इस स्टेज में बहुत ज़्यादा आत्म केंद्रित होने की जो प्रवृत्ति है वो पाई जाती है। बच्चा बहुत आत्म केंद्रित होता है और वो हर एक चीज़ को अपने लिए ही चाहता है, अपने से जोड़ के देखता है कि उसके जीवन में जो भी परिवार के सदस्य हैं, उसके खिलौने हैं, चांद तारे हैं, इवन अगर हम कहें तो सब कुछ उसी के लिए ही है। यानी हर कोई उसके लिए है, उसके लिए ही काम करता है, या उससे वो उसको किसी से शेयर नहीं करना चाहता। तो इस तरीके की भावना उसमें देखी जाती है। लेकिन अगेन धीरे धीरे जो ये अवस्था है ये भी समाप्त होने लगती है और उसका सामाजिक विकास का दायरा बढ़ने लग जाता है। इससे पहले क्या होता है, बच्चे में जेलसी की फीलिंग देखने को मिलती है कि बच्चा बाकी बच्चों से जेलस फील करता है, जिनके साथ वो रहता है उनको वो चीज़ें शेयर नहीं करना चाहता। लेकिन धीरे धीरे बच्चे में जो ये प्रवृत्ति है ये भी समाप्त होती हुई नजर आती है। अब उसका सामाजिक विकास का जो दायरा है, सामाजिक दायरा, वो बढ़ने लग जाता है। बच्चे में इसके अलावा सोचने समझने की या तर्क करने की शक्ति है उसका अभाव पाया जाता है। बच्चे अधिक कल्पनाशील होते हैं, वो हमेशा ही अपने ख्याली दुनियाओं में खोए रहते हैं, हर चीज़ को वो एक अलग तरीके से सोचते हैं, अपनी कहानियाँ गढ़ना और अपनी चीज़ों को बहुत स्टोरी फॉर्म में कहना या फिर सुनाना, अपने मन की जो चीज़ें हैं वो बहुत ही हवाई किले की तरह होती हैं उनकी, बिल्कुल कल्पना में डूबे हुए रहते हैं वो। तो इस तरीके की उनमें चीज़ें देखने को मिलती है कि वो किसी भी चीज़ को सोचने और समझने की शक्ति नहीं रखते हैं, इवन तर्क शक्ति भी उस समय बच्चे के अंदर नहीं पाई जाती है। इसके अलावा जो कुछ और महत्वपूर्ण बच्चों के अंदर मानसिक क्षमताओं का अभाव पाया जाता है, उनमें सबसे फर्स्ट है विपरीत सोचने की शक्ति। बच्चा किसी भी चीज़ को पलट करके नहीं सोच सकता। अगर इसके लिए एक एग्जाम्पल ले, जैसे अगर बच्चे का घर से जो स्कूल की दूरी है वो जितनी है, यानी माना जाए कि अगर घर से स्कूल की दूरी अगर 100 मीटर की है,
तो स्कूल से घर की दूरी भी जो है वो 100 मीटर की ही होगी। ये बच्चे को समझना उसके लिए मुश्किल होता है समझ पाना कि वो इस डिफरेंस को, इस चीज़ को समझे कि जितने उसके स्कूल की और स्कूल से घर की दूरी है उतनी ही स्कूल से घर की दूरी उसकी है। तो इस तरीके के बच्चे के अंदर शक्ति नहीं होती है विपरीत तरीके से सोचने की। नेक्स्ट जो आता है उसमें कि बच्चे के अंदर वस्तुओं और संख्याओं का सही परिणाम के रूप में समझने की शक्ति का अभाव होता है, कि उसके पास अगर किसी भी चीज़ की संख्या है या कोई भी परिणाम है उसको वो सही तरीके से नहीं समझ पाता। जैसे कि अगर हम इस बर्तन में अगर हम कुछ पदार्थ लें, कुछ लिक्विड लें और उसको फिर हम इस बर्तन में अगर हम पलट दें और ये सेम क्वांटिटी के ही बर्तन हैं, तो बच्चे को अगर पूछे कि दोनों में से ज़्यादा किस में होगा, तो वो जो उसको बड़ा दिखेगा वो उसको कहेगा कि ये ज़्यादा है, भले इन दोनों की क्वांटिटी बिल्कुल सेम, इनकी कैपेसिटी बिल्कुल सेम है और दोनों में ही एक बराबर सामान आ सकता है, एक बराबर जो है लिक्विड वो आ सकता है, लेकिन उस पे बच्चे का जो है ध्यान नहीं जाएगा। वो बच्चा उस चीज़ को नहीं पकड़ पाएगा कि दोनों की ही धारिता एक जैसी है। तो वो उस चीज़ को कहेगा जो उसको देखने में बड़ी लगेगी, वो उस चीज़ को मानेगा कि इसमें ज़्यादा है, यानी अगर उसको ज़्यादा अगर बोले कि चुनो कि इसमें ज़्यादा है, तो वो इसको मान के हुए चलेगा। तो इस तरीके की जो शक्ति है परिणाम के रूप में, उसका अभाव बच्चे में पाया जाता है। तो ये था आपका टॉपिक जो हमने इस क्लास में कवर किया। फिलहाल के लिए अभी हमने 2 स्टेजेस किए हैं और इसको और 2 स्टेजेस हम पढ़ेंगे नेक्स्ट हमारी क्लास में, क्योंकि ये बहुत लंबी क्लास हो जाती है, इसलिए हमने इसको पार्ट्स में डिवाइड करा है। जल्दी ही हम इसकी नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट क्लास अपलोड करेंगे। उसमें हम आगे के जो भी 2 पॉइंट हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। अभी तक आपको जो भी पढ़ाया है और समझाया है उसमें का किसी भी तरीके का कोई डाउट या कोई कंफ्यूजन अभी भी रह गया है तो आप उसको कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। जल्दी ही मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर ऑल लेटेस्ट वीडियो अपडेट। स्टे ट्यून, स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू सो मच।